कैसे सोशल मीडिया के जरिए ये दंगे कराए गए। ये हिंसा फैलाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक हिस्सा, हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी और विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसमें काफी मददगार साबित हुए। इन दंगों को सोशल मीडिया पर दुनिया भर में ट्रेंड करवाया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि टर्की और मलेशिया जैसे कई देशों के नेताओं ने इस पर चिंता जतानी शुरू कर दी। दंगों के इस मॉडल में पश्चिमी देशों का मीडिया भी शामिल हो गया। हम आपको आज ये बताएंगे कैसे किसी भी व्यक्ति के विचारों को उत्तेजित करके दंगे भड़काए जा सकते हैं। दिल्ली में जिस समय दंगे फैल रहे थे, उस वक्त जी न्यूज ने अपनी रिपोर्टिंग से आपको यह बताया था कि यह सब कुछ पूरी तरह से प्लान्ड है, यानी योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ हो रहा है। आज जांच के बाद जो जानकारियां मिल रही हैं, वो लगभग वही हैं जो हमने आपको तब बताई थी। डीएनए में आज हम आपको दिल्ली दंगों की उसी रेसिपी के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आने वाले समय में देश के और भी शहरों में हिंसा का यह षड्यंत्र रचा जा सकता है। आज आप इन दंगों पर अपनी राय इस हैशटैग के साथ हमें भेज सकते हैं, और वो हैशटैग है ट्रूथ ऑफ दिल्ली राइट्स। इसके बाद हम बॉलीवुड की बात करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जी न्यूज ने जो मुहिम चलाई है, उसका असर अब दिख रहा है। हमने सबसे पहले आपको रिया चक्रवर्ती के वीडियोस दिखाए थे, जिसमें वो ड्रग्स लेते हुए दिख रही थी, और तभी हमने आपको यह बता दिया था कि इसमें अभी और भी बड़े बड़े सितारों के नाम आने बाकी हैं। अब जो नया नाम चर्चा में है, वो है दीपिका पादुकोण। 34 वर्ष की दीपिका पादुकोण की गिनती हिंदी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्रियों में होती है, और टाइम मैगजीन में वर्ष 2018 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। देश के बहुत सारे युवा दीपिका पादुकोण को अपना आदर्श मानते हैं। उनके फैंस की संख्या करोड़ों में है। उनके लिए आज का विशेषण काफी निराशाजनक हो सकता है। कभी डिप्रेशन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने वाली दीपिका आज अपनी ड्रग्स पार्टीज के कारण चर्चा में है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? ड्रग, डेथ और डिप्रेशन के इस कॉकटेल का आज हम आपके लिए विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद भारत और चीन सीमा पर विवाद के 5 महीने बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का नाम लिए बगैर कहा है कि उनका देश मतभेदों को बातचीत से सुलझाना चाहता है। शी जिनपिंग आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि शी जिनपिंग के इस बयान के मतलब क्या है। साथ ही हम आपको चीन से आया एक वीडियो दिखाएंगे, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में भारत ने किस तरह चीन पर बढ़त बना ली है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे 11 साल के बाद चीन के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमले के सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि दो देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। जिनपिंग ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि इन मतभेदों को बातचीत और विचार विमर्श से सुलझाया जाए। It is natural for countries to have differences. What's important is to address them through dialogue and consultation. Countries may engage in competition. शी जिनपिंग ने चीन को सबसे बड़ा और शांति को पसंद करने वाला देश बताया। जिनपिंग ने कहा, चीन की मंशा विस्तार या प्रभाव के जरिए किसी देश से लड़ाई की नहीं रही है। शी जिनपिंग ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बातचीत और संवाद के जरिए मतभेदों को कम करना जारी रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए संयुक्त राष्ट्र चीन को जिम्मेदार ठहराए। ट्रंप ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पूरा नियंत्रण है, इसीलिए WHO ने वायरस को लेकर गलत बयान दिए। The China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. इधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना महामारी पर किसी भी तरह की राजनीति को खारिज करते हुए कोरोना वायरस को मिलकर पराजित करने की बात कही है। Facing the virus, we should enhance solidarity and get this through together. Any attempt of politicizing the issue or stigmatization must be rejected. अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी को दीपिका पादुकोण की कथित ड्रग्स चैट मिली है। ये चैट 28 अक्टूबर 2017 की है। इस चैट में दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच ड्रग्स का जिक्र है। क्या आपके पास माल है?
है, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं अमित से कह देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो रखता है। हैश ना, गांजा नहीं। कोको के पास तुम कब आ रही हो? 11:30 से 12 के बीच। एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को समन भेजा है। करिश्मा प्रकाश जया साहा की जूनियर है, वही जया साहा जो सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर रह चुकी है। जया और करिश्मा प्रकाश दोनों क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। एनसीबी ने आज जया साहा से 6 घंटे और क्वान के सीईओ ध्रुव से 4 घंटे पूछताछ की और दोनों को कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। जी न्यूज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर 2017 की रात कोको पब में एक हैलोवीन पार्टी हुई थी और इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे बड़े स्टार भी हैलोवीन पार्टी में मौजूद थे। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दिया मिर्जा का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिया मिर्जा को लेकर एनसीबी को अहम सुराग मिले हैं। ड्रग पेडलर्स अनुज केशवानी और अंकुश से पूछताछ में दिया मिर्जा के नाम का खुलासा हुआ है। 2019 में दिया मिर्जा ने अपने सेलिब्रिटी मैनेजर के जरिए ड्रग्स खरीदी थी। आने वाले दिनों में एनसीबी दिया मिर्जा और सेलिब्रिटी मैनेजर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ड्रग्स कनेक्शन में नाम सामने आने के बाद दिया ने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने ना कभी ड्रग्स लिया है, ना कभी खरीदा है। ड्रग्स लेने की खबर मेरा करियर बिगाड़ने की कोशिश है। मैंने अपना करियर वर्षों की मेहनत से बनाया है। सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आज रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी 6 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। इससे पहले रिया ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, जिस पर कल सुनवाई होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कृषि बिल और 8 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद सत्र का बहिष्कार किया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत विपक्षी दल के सांसद शामिल हुए। इस दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे। गवर्नमेंट बाद में करो भाई। स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा, वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा की 3.5 घंटे की कार्यवाही में आज आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 समेत 7 बड़े बिल पास हो गए हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह आज धरना दे रहे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे, लेकिन 8 निलंबित सांसदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने निलंबित सांसदों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म जगत की कई हस्तियों के साथ बैठक की और उत्तर प्रदेश में एक हाईटेक फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। जिस क्षेत्र में हम लोग इस फिल्म सिटी के लिए प्रस्तावित किया है, जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास फिल्म सिटी के लिए जमीन की अनुमति दे दी। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर 1000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर फिल्म सिटी का निर्माण कराया जाएगा। इसी इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। फिल्म सिटी के लिए हुई बैठक में निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, निर्देशक प्रियदर्शन, अभिनेत्री रवीना टंडन, सुभाष घई, परेश रावल, रजनीकांत की बेटी सौंदर्या, गायक अनूप जलोटा समेत कई हस्तियां शामिल हुई। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55 लाख के पार हो गया है। वहीं 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 74,903 नए केस आए। 1053 लोगों की मौत हुई। 1,01,468 लोग इलाज से ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 55,62,483 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 44,97,867 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 88,935 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 80.86% पहुंच गई है।
पूरी दुनिया में हर मोर्चे पर घिरने के बाद आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र में अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया है। यह बयान शी जिनपिंग ने ऐसे समय में दिया है जब चीन की विश्वसनीयता पर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप झेल रहा चीन इस समय काफी मुश्किल में है। चीन की अपनी मुद्रा युआन को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लाने की योजना भी अभी ठीक से लागू नहीं हो पाई है। आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन में शी जिनपिंग ने कहा है कि दो देशों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन मतभेदों को बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाया जाए। आपको याद होगा, चीन पर सबसे पहले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैलाने का आरोप लगा था और अब भारत के साथ सीमा पर तनाव के बाद आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चीन पूरी दुनिया में इस समय अकेला हो गया है। चीन खुद को शांतिप्रिय देश कहता है और यह भी दावा करता है कि वो किसी देश के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। आज शी जिनपिंग ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देशों के बीच मतभेद होते रहते हैं, लेकिन उन मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। चीन यह भी कहता है कि वो कहीं भी गैर कानूनी तरीके से अपना विस्तारवाद नहीं करना चाहता है। आज ये सारी बात चीन के राष्ट्रपति ने अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरी दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने कही है। पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। China is the largest developing country in the world, a country that is committed to peaceful, open, cooperative, and common development. We will never seek hegemony, expansion, or sphere of influence. We have no intention to fight either a cold war or a hot one with any country. We will continue to narrow differences and resolve disputes with others through dialogue and negotiation. तो शी जिनपिंग का अगर ये आप बयान सुने जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने दिया है, तो इसमें तो वो बहुत ही सीधे साधे और बड़े ही भले नेता नजर आ रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि चीन तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, चीन अपना विस्तार भी नहीं करना चाहता, चीन हर जगह बातचीत के जरिए सारे मतभेदों को भुलाना चाहता है। हालांकि चीन भले ही बातचीत से हर एक मुद्दे को सुलझाने का यहां दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई है कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की छठी मीटिंग होने के बाद भी अब तक सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है। शी जिनपिंग ने आज अपने भाषण में भारत का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, हालांकि भारत के अलावा कई दूसरे देशों से भी चीन के सीमा विवाद चल रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी चीन के संबंध आजकल बहुत खराब चल रहे हैं। अपने इस बयान में उन्होंने इन सारे देशों को एक संदेश देने की कोशिश की है और दुनिया को यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की है दुनिया के मन में कि चीन एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, लेकिन चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। शी जिनपिंग पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए आज जब संयुक्त राष्ट्र में वो ये भाषण दे रहे थे तो हमें पूरा यकीन है कि दुनिया भर के ज्यादातर देश और उनके नेता ये बात अंदर ही अंदर अच्छी तरह से जानते थे कि ये सिर्फ एक भाषण है और शी जिनपिंग के इस भाषण को बहुत गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। चीन की आदत है कि वो बार बार धोखा देता है, धोखा देना उसकी फितरत में है। अविश्वास के इस माहौल में चीन के राष्ट्रपति के बयान पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आपको एक और ताजा बयान के बारे में बता देते हैं। LAC पर चीन के इलाके मोल्डो में भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीनियर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई है, उसके बाद एक संयुक्त बयान दोनों देशों की तरफ से जारी किया गया है, जो कि अभी अभी आया है। भारत और चीन दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और सैनिकों की तैनाती नहीं करेंगे। भारत और चीन के बीच इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों ही देश LAC पर हालात बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों के बीच जल्द ही सैन्य कमांडर स्तर के 7वें राउंड की बातचीत जल्द की जाएगी। लेकिन जिस तरह के नतीजों की उम्मीद आप कर रहे थे, यानी भारत में हो रही थी, वैसे नतीजे इस कमांडर स्तर की बैठक से सामने नहीं आए हैं, क्योंकि डी-एस्केलेशन के बारे में अभी भी चीन ने भारत को कोई आश्वासन नहीं दिया है। चीन की सेना जिन पॉइंट्स तक पहुंच गई है वो वहां से उन्हें वापस ले लेंगे, वापस खींच लेंगे अपनी सेना को। इसके बारे में भी चीन ने कोई अभी तक आश्वासन भारत को इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं दिया है। और
इससे आप ये कह सकते हैं कि ये जॉइंट स्टेटमेंट है तो दोनों देशों की तरफ से, इसमें बातें भी बहुत अच्छी की गई हैं, लेकिन असल में दोनों देश आगे कहीं नहीं बढ़े हैं। स्थिति वैसी की वैसे ही है और जैसा स्टेटस इस बातचीत से पहले था वो स्टेटस अभी भी वैसा की वैसा ही बना हुआ है। अब हम 2 वीडियोस की मदद से चीन की सेना पर बने दबाव का विश्लेषण करेंगे। आपने देखा होगा चीन का सरकारी मीडिया लगातार चीन की सेना के वीडियोस जारी करता रहता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। अगर अक्सर इनमें चीन के सैनिक युद्ध अभ्यास करते हुए या फिर किसी नए हथियार का परीक्षण करते हुए दिखते हैं। असल में यह चीन का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे चीन का सरकारी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। हालांकि कुछ ऐसे ही वीडियो होते हैं जिन्हें चीन दुनिया को दिखाना नहीं चाहता, और इस समय आप एक ऐसा ही वीडियो देख रहे हैं जो चीन चाहता नहीं कि यह आप तक पहुंचे। 30 सेकंड का यह वीडियो तिब्बत की राजधानी लासा का है और इस वीडियो की शुरुआत में 15 सेकंड का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। आप सबसे पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर हम इसके पीछे की कहानी आपको समझाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा इस वीडियो में आपको सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसे एयर रेड सायरन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आपातकाल में किसी इलाके के लोगों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। और इस वीडियो में सड़क पर 1-2 लोग ही नजर आ रहे हैं और सायरन के साथ धमाके की आवाजें भी सुन रही हैं। बताया जा रहा है कि चीन ने शनिवार को तिब्बत की राजधानी लासा में हवाई हमले से बचाव के लिए ये अभ्यास किया था। इससे पहले वर्ष 2009 में ऐसा ही अभ्यास लासा में किया गया था। यानी 11 वर्षों के बाद चीन को फिर से ये खतरा महसूस हो रहा है। ये वीडियो तिब्बत पर नजर रखने वाली एक प्रसिद्ध वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया ने जारी किया है। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक उन्हें ये वीडियो चीन के सिटीजन जर्नलिस्ट से मिला है। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया था और आज भी इस इलाके पर चीन की इजाजत के बिना कोई काम नहीं होता। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहां पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं होती। वहां की मीडिया अपनी सरकार की मर्जी के मुताबिक ही खबरों को दिखाती है। इसलिए हमने दूसरे सोर्स से आई ये खबर के जरिए चीन का सच आपको दिखाने की कोशिश यहां पर की है। अब आपको चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाते हैं। यह अमेरिका के सैन्य अड्डे पर चीन का नकली हमला है जिसे चीन की एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह वीडियो प्रशांत महासागर में अमेरिका के नौसैनिक बेस गुआम पर हमले का एक नकली वीडियो है। चीन की एयरफोर्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर शनिवार को यह अपलोड किया गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया चीन का मजाक उड़ा रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। कुल मिलाकर यह वीडियो 2 मिनट 15 सेकंड का है और अभी आपने इसी वीडियो का एक हिस्सा देखा। इसमें चीन की वायुसेना को अमेरिका के एक सैन्य अड्डे गुआम पर मिसाइल हमला करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में चीन के बम वर्षक विमान उड़ान भरते हैं और उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद चीन की एयरफोर्स के एक पायलट ने मिसाइल को लॉन्च करके यह हमला कर दिया। हमला करने के बाद चीन की वायुसेना का यह विमान वापस लौट जाता है। अब आपको इस वीडियो की सच्चाई बताते हैं। असल में चीन ने हॉलीवुड की 2 फिल्मों के अलग अलग दृश्यों को मिलाकर यह वीडियो बनाया है। यानी हॉलीवुड की फिल्मों के वीडियोस से अब चीन अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है। हालांकि गुआम बेस से चीन की दूरी लगभग 4700 किलोमीटर है। इस अड्डे पर अमेरिका के लड़ाकू विमान और मिसाइल्स तैनात रहते हैं। ऐसा वीडियो जारी करने का एक मतलब यह भी है कि चीन की सेना भविष्य में अमेरिका के इस नेवल बेस को निशाना बना सकती है।
कोरोना संक्रमण के बाद से चीन और अमेरिका के संबंध लगातार खराब हुए हैं और चीन अब प्रशांत महासागर में खुद को ताकतवर दिखाना चाहता है। इस पूरे इलाके पर वो अपने आप को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब हम आपको वापस अपने देश में लाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के बारे में आपको बताते हैं। अब दिल्ली के दंगा शास्त्र का हम विश्लेषण करेंगे और जब आप ये पूरी कहानी आज सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा इसी साल फरवरी के महीने में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर दंगे हुए थे। 22 फरवरी को जब हिंसा भड़कने की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पूरी सरकार के खिलाफ है, पूरे प्रशासन के खिलाफ है और ये गुस्सा असल में जमीन से निकल रहा है। लोग नाराज हैं, लेकिन 4 दिन तक चले इन दंगों की आग भड़कती चली गई। 53 लोग मारे गए और करीब 600 लोग घायल हुए। कई शव नालों से मिले। कई लोगों की हत्या के बाद उनके शवों को इतना क्षत विक्षत कर दिया गया था कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। 22 फरवरी से 25 फरवरी के दौरान जिस समय ये दंगे फैल रहे थे, उस वक्त जी न्यूज ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए तभी आपको यह बता दिया था कि यह सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। जी न्यूज की टीम ने लगातार 4 दिन और उसके बाद भी इस हिंसा की सुनियोजित पटकथा से पर्दा उठाया था। मैंने खुद 26 फरवरी को इन इलाकों में जाकर दंगा प्रभावित लोगों से बात की थी। आज आपको फिर से उस रिपोर्टिंग का पहले हम एक हिस्सा दिखाना चाहते हैं और फिर हम आपको यह बताएंगे कि कैसे ये योजनाबद्ध तरीके से ये दंगे सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए थे। आप ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के ये दंगे फरवरी में जो हुए थे, ये देश के पहले सोशल मीडिया दंगे हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिनमें व्हाट्सएप का इस्तेमाल हुआ है, ट्विटर का इस्तेमाल हुआ है, फेसबुक का इस्तेमाल हुआ है। एक नकली इकोसिस्टम, एक नकली माहौल बनाने की कोशिश की गई है। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक हिस्सा शामिल रहा। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े ऑथर्स, लेखक इसमें शामिल हो गए और आप सबको यह विश्वास दिला दिया गया कि जो नया नागरिकता कानून आया है, देश की जनता उसके बहुत खिलाफ है और ये जो दंगे हैं ये उसी गुस्से का नतीजा है। बल्कि स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जमीन पर ऐसा कोई गुस्सा था नहीं और ये जो दंगे हैं ये पूरी तरह से प्रायोजित दंगे थे। सबसे पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली बात तो ये कि जो दंगाई होता है वो दंगाई ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो दंगाई जब यहाँ पर आए तो आप चारों तरफ यहाँ ये देख सकते हैं सारी ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं, सारे के सारे। और जो खास बात यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि ये इस तरह की बोरियां देखिए आप। ये बोरी आप देख रहे हैं, इन बोरियों के अंदर ईंट पत्थर भर के रखे हुए हैं। एक बोरी ये है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इस बोरी को देखिए आप। ये जो बोरी है ये भी ईंट पत्थरों से भरी हुई है। इसके अंदर ये सारे पत्थर हैं, ये देखिए। और ये सारे पत्थर बोरियों में भरकर यहाँ लाए गए हैं ताकि पथराव किया जा सके। दंगाई जो हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर पथराव करेंगे। अगर सुरक्षा बल आएंगे तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। तो ये नफरत के पत्थर हैं। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम है सर। ये पेट्रोल बम है। हाँ जी, बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये पेट्रोल बम है सर। ये अच्छा, ये पेट्रोल बम देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे। और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है सर। ये पेट्रोल बम है। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल। ये देखो सर पेट्रोल। ये देखो कितना पेट्रोल है सर। इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने ऐसे ये बम बनते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी वो, ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये
ये निगम अच्छा। पार्षद, हाँ, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से? ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर था, यही था, मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ था, यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी, देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ दो, और नहीं लगाया सर, मैं बताऊंगा। यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी, इसमें भी आग यहाँ से लगाई, यहाँ से क्रॉस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा क्रॉस करके गए थे आग में। अच्छा, यहाँ से खड़े होकर, इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। क्या हुआ? यही हमारा घर है, इसके पड़ोसी हैं हमारे तो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, हम बिल्कुल दबा हो चुके हैं। इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। ताहिर हुसैन की इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए, इस बिल्डिंग को खत्म किया जाए सर। हमारे बच्चे काट काट के नाले में फेंके गए, बच्चे हमारे काट काट के नाले में फेंके गए। मैं जाऊंगा अभी उस नाले में भी जाऊंगा, देखने के लिए जाएंगे। काम के ये प्री प्लानिंग थी सर, इस बिल्डिंग में देखा जाए। आपको लगता है कि पहले से योजना बना के किया है? इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? पूरी प्लानिंग सर, इतना स्टाफ कहाँ से आएगा? लड़का जो था अंकित शर्मा, जो आईबी में काम करता था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई, उसका जो शव है वो यहीं इसी नाले से मिला था। ये नाला है यहाँ पर, इस नाले में से शव निकल रहे हैं, यानी उनको मारा जा रहा है लोगों को यहाँ पर, और उनकी जो बॉडीज हैं उनको इस नाले में कहीं ना कहीं डाल दिया जा रहा है। तो अब तक कितने शव मिल चुके हैं? यहाँ से 3 मिले हैं अभी तक। तो 3 शव यहाँ तक अभी मिल चुके हैं इस नाले में से। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी और कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, और उनको ऐसा शक है कि इस नाले में और भी कई शव हो सकते हैं, उन्हें मारकर हो सकता है यहाँ डाल दिया होगा दंगाइयों ने। लेकिन ये जगह आप देख लीजिए, अंकित शर्मा का शव यहाँ से मिला था। बहुत ही गंदा नाला है ये, यहाँ जाली लगी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये जो नाला है, यहाँ से उनका शव मिला है। हम तो यहाँ खड़े होकर उन्हें सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। ये सब कुछ देश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत हो रहा था। भारत के दंगा शास्त्र की रचना कर रहे इस गैंग की कोशिश ये थी कि किसी तरह अपने ही देश की किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करवा दी जाए। आपको याद होगा, उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे, यानी टाइमिंग भी पहले से तय कर ली गई थी। मोबाइल फोन के व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर सड़क पर जमा की गई भीड़ तक सब कुछ एक योजना के तहत किया गया था। दिल्ली में हुए इन दंगों की पटकथा को जी न्यूज ने तब भी सबूतों के साथ आपको बताया था। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है वो भी इसी साजिश का खुलासा कर रही है। और इस समय मेरे पास दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिनमें दंगों की पूरी साजिश का मकसद दर्ज किया गया है। हमारी उस वक्त की रिपोर्टिंग में कही हुई एक एक बात आज इस चार्जशीट में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। इस चार्जशीट में फ्रॉम द डे दैट the results of 2019 parliamentary elections were declared, the tone and tenor of the public utterances of the key conspirators of the present case has shown a clear streak of affinity towards violence which had started playing out in their minds. मतलब 2019 के जो नतीजे आए थे तब से ही इन लोगों के मन में एक दुर्भावना पैदा हो गई थी, ऐसा इसमें लिखा है। और इसके अलावा द सिंगुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स वाज, वो ये थी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है, पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है, उसे अंडरमाइन किया जाए, इसमें ऐसा लिखा है। और इसके जो टाइमिंग है, इसमें ऐसा लिखा है, इसकी टाइमिंग इस तरह से रखी गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए एक एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन पैदा हो जाए, भारत का अपमान पूरी दुनिया में हो और यह बताया जाए कि देखिए ट्रंप साहब जब दिल्ली में हैं और उसी वक्त ये दंगे भी वहां पर चल रहे हैं। आपको याद होगा उस समय हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एक हिस्से ने
डोनाल्ड ट्रंप से पूरी कोशिश की थी कि कोई वो बयान निकलवा लें भारत के खिलाफ, जिसमें ये बात सामने आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार ये कह दें कि वो भी दिल्ली में हो रहे इन दंगों को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 25 फरवरी को दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली दंगों पर एक के बाद एक उनसे कई सवाल पूछे गए। यानी मीडिया का एक हिस्सा भी भारत में ही भारत को बदनाम करने का काम जोर शोर से कर रहा था। उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें हमारे ही देश के पत्रकार कैसे दिल्ली दंगों के बारे में किसी तरह से उनका एक बयान उनके मुंह से निकलवा लेना चाहते थे, एक गलत शब्द निकलवा लेना चाहते थे। ये आज आप देखिए। What is your position at the moment on India's Citizen Amendment Act at the moment? I don't want to discuss that. I want to leave that to India, and hopefully they're going to make the right decision for the people. That's really up to India. We did talk about religious freedom, and I will say that the Prime Minister was incredible on what he told me. He wants people to have religious freedom, and very strongly. And he said that in India they have worked very hard to have great and open religious freedom. And if you look back and look at what's going on relative to other places especially, but they have really worked hard on religious freedom. I asked that question in front of a very large group of people today, and he talked about it. We talked about it for a long time, and I really believe that's what he wants. As far as the individual attack, I heard about it, but I didn't discuss that with him. Specifically Muslims, and we also discussed Christians. But someone I had a very powerful answer from the Prime Minister. We talked about religious liberty for a long period of time in front of a lot of people, and I had a very, very powerful answer. And as far as Muslims are concerned, as he told me, I guess they have 200 million Muslims in India, and a fairly short while ago they had 14 million. And he said that they're working very closely with the Muslim community. तो आपने देखा, कोशिश तो पूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी बात कह दें जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय अपमान हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत समझदार निकले और उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो भारत सरकार के लिए, भारत सरकार को शर्मिंदा करने वाला हो। वो समझ गए कि एक साजिश है, ये एक षड्यंत्र है। और उस समय जो लोग कह रहे थे, आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जिस जगह पर ठहरे हुए थे, जिस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी बैठकें चल रही थी, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये दंगे हो रहे थे। और लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में हैं, ठीक उनसे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली जल रही है। और देखिए दिल्ली में कैसे सांप्रदायिक हिंसा फैल गई है। और दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण है? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली पर पूरे भारत की, पूरे दुनिया की नजर होती है। और उस समय तो पूरी दुनिया की दिल्ली पर नजर थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हुए थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर थे तो हमें ये सब तस्वीरें देखने को मिल रही थी। अब आज आपको ये समझने वाली बात है कि ये सब कुछ उस समय क्यों हुआ, क्योंकि पूरा प्लान यही था। कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी, ये योजना चल रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप यहां आएंगे उसी समय, ठीक उन्हीं दिनों में ये हिंसा फैलाई जाएगी, ये दंगे ठीक उन्हीं दिनों करवाए जाएंगे। और इसके लिए महीनों से प्लानिंग चल रही थी। आज पूरे देश को यह बात समझने की है। साजिश करने वालों का प्लान था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और ऐसे समय में भी देश की राजधानी दिल्ली जल रही थी। भारत सरकार का जो पूरा कंट्रोल है, प्रशासन का पूरा कंट्रोल है, वो खत्म हो चुका है। इस चार्जशीट में कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट्स को शामिल किया गया है जिससे यह पता चलता है कि फरवरी 2020 की हिंसा की पटकथा असल में दिसंबर 2019 में ही लिखी जा रही थी। यानी 3 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। आपको याद होगा उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम था वॉरियर्स। सोचिए, दंगा फैलाने वाले लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं वॉरियर्स। इस ग्रुप में 29 दिसंबर का एक मैसेज है जिसमें लिखा गया है कि मुस्लिम महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। दिस इज अ ब्रेक थ्रू। 5 जनवरी 2020 को इस ग्रुप में एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसमें लिखा था कि CAA, NPR और NRC के खिलाफ औरतों का इनकलाब। फोटो में समय, दिन और जगह का भी जिक्र किया गया है।
इसी दौरान DPSG नाम का एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। 17 फरवरी 2020 को इस ग्रुप में एक व्यक्ति ने लिखा कि हमारा प्रदर्शन अहिंसक यानी नॉन वायलेंट रहेगा, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। उसके बावजूद 22 फरवरी को दिल्ली में हिंसा भड़क गई। इससे यह साबित होता है कि 17 फरवरी को ही हिंसा भड़काने की बातें वहां पर चल रही थी। मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आज सबका प्रिंट आउट मैं यहां पर लेकर आया हूं। मेरे हाथ में इन सब व्हाट्सएप चैट्स के प्रिंट आउट हैं और इनमें क्या लिखा है आज मैं आपको बताता हूं। ये DPSG नाम का जो प्रिंट आउट, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें लिखा है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सम लोकल पीपल हैव एविडेंसेस ऑफ व्हाट यू ऑल वर सेइंग लास्ट नाइट अबाउट योर प्लान्स ऑफ रोड ब्लॉकेज, योर प्रपोजल टू इंसाइट वायलेंस। ध्यान देने वाली बात है, योर प्रपोजल टू इंसाइट वायलेंस। अंग्रेजी में यह लिखा है, इसका मतलब है जो आदमी लिख रहा है वो कह रहा है कि आपकी ये जो योजना है दंगा फैलाने की, दंगा भड़काने की, हिंसा भड़काने की, इसके बारे में वहां के लोकल लोगों को पता चल गया है, उनके पास सबूत है। फिर आगे लिखता है, डोंट प्ले विद फायर बिकॉज इट विल नॉट हर्ट यू, इट विल हर्ट अस बैडली। आग से मत खेलो, वो इन्हें चेतावनी दे रहा है। और फिर कह रहा है, आवर प्रोटेस्ट विल रिमेन नॉन वायलेंट। लेकिन शायद इस व्यक्ति की जो बात है वो मानी नहीं गई और इसके बाद दंगे भड़क गए। ये जो चैट मैं आपको बता रहा हूं, ये 17 फरवरी 2020 का चैट है और आप जानते हैं इसके कुछ ही दिनों के बाद दंगे, 3 दिन के बाद दंगे भड़क गए। दूसरा जो हमने आपको बताया, 29 दिसंबर 2019 की ये चैट है। तो सोचिए 29 दिसंबर 2019 में ये बातें चल रही हैं दिसंबर में और दंगे भड़के हैं फरवरी में। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने से ये प्लानिंग चल रही है। वॉरियर्स ग्रुप में लिखा है, मुस्लिम विमेन ऑन रोड, दिस इज अ ब्रेक थ्रू। फिर लिखा है, शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर से बात हुई है, उनकी कुछ सजेशंस थे, कल जब मिलेंगे तब एक बार उन सब के बारे में बैठकर बात कर लेंगे। शाहीन, इसका मतलब शाहीन बाग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो और दिल्ली दंगों के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं और ये लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको एक अगले दिन का बताता हूं, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज कमिंग ऑन संडे, यानी 12/1/2020। उसमें लिखा है कि यूएन की कोई टीम अब वहां पर आ रही है शाहीन बाग में और वो इसके बारे में पूरा जायजा लेगी। इसी तरह की पूरी बातचीत अगर आप देखें इन सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चैट्स ऐसी ही चल रही हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि कई महीनों की ये प्लानिंग है। और शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, शाहीन बाग के प्रदर्शन को जो लोग आयोजित कर रहे थे, वही लोग दिल्ली के दंगों में भी सक्रिय थे। दिल्ली दंगों को आप इस देश के पहले सोशल मीडिया दंगे कह सकते हैं। इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, फेसबुक पोस्ट किए गए, ट्विटर पर मैसेजेस दिए गए और इन तरीकों का इस्तेमाल लगातार जारी रहा। इसमें हैशटैग्स बनाए गए, नकली हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया गया। और जब आप लोग यहां पर आते होंगे तो आपको लगता होगा सोशल मीडिया पर कि यह सब ट्रेंड कर रहा है और देश का मूड यही है। और आपको ग्रुप्स के नाम बताते हैं, मैं आपको दोबारा से वो ग्रुप्स का नाम बताता हूं क्या क्या लिखा है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, वॉरियर, खिदमत, औरतों का इनकलाब, DPSG, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कई ग्रुप्स बनाए गए जिनके जरिए दिल्ली में दंगों की प्लानिंग चल रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम वॉरियर्स था, उसमें हुई चैट्स के बारे में मैं आपको अभी पढ़कर बता चुका हूं और फिर से बता देता हूं। इस ग्रुप को दिल्ली दंगों के आरोपी गुलफिशा ने 27 दिसंबर 2019 को बनाया था। ग्रुप बनाने के बाद गुल हसन ने लिखा, मैंने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप से आपको योजना की जानकारी दी जाएगी। किस चीज की योजना? दंगों की योजना। 29 दिसंबर को गुल हसन ग्रुप में लिखती हैं, कल प्लीज थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, 10 बजे सुबह आ जाएं ताकि कैंपेन हो सके। 17 जनवरी 2020 का एक और मैसेज है, जल्द से जल्द सभी औरतें प्रोटेस्ट की जगह पर पहुंचें, फोर्स बढ़ती जा रही है, औरतों की संख्या बहुत कम है। ध्यान देने वाली बात यह है, औरतों की संख्या बहुत कम है, फोर्स बढ़ती जा रही है। फोर्स का सामना किससे करवा रहे हैं? औरतों से। हमने आपको पहले भी बताया था
जो इस तरह के जो दंगाई होते हैं, ये सबसे पहले इनकी जो एक स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, वो ये कि ये पुलिस फोर्स के सामने, सुरक्षा बलों के सामने औरतों को कर देते हैं और बच्चों को कर देते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा शाहीन बाग में बड़ी संख्या में औरतें बैठा करती थी ताकि उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल ना हो सके, और बच्चों को वहां बैठाया जाता था। औरतें और बच्चों को सामने लाकर पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर पैदा की जाती है, और उससे ऐसा लगता है कि देश के परिवार इस पूरी मुहिम से जुड़ गए हैं, परिवारों की औरतें और बच्चे बाहर आ गए हैं, और उससे ऐसा लगता है सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक है, सब कुछ बहुत नेचुरल है, और ये दंगा नहीं है बल्कि ये लोगों का गुस्सा फूटकर सामने आ रहा है। और यहां पर भी यही किया गया, बुर्के पहनाकर औरतों को सड़क पर बैठा दिया गया, फोर्स के सामने ला दिया गया। आपको कई बार ऐसे उस जमाने में भी ये तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी जहां औरतें बुर्का पहनकर सड़कों पर उतर आईं, पुलिस को उन्होंने घेर लिया, और सुरक्षा बलों के सामने नतीजा ये था कि सुरक्षा बल इनके ऊपर ना तो लाठी चला सकते थे, ना इनके ऊपर बल प्रयोग कर सकते थे, और उसी दौरान दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए, कुछ मारे भी गए। 23 फरवरी 2020 को सुबह 7:35 का एक और मैसेज है। हौजरानी में महिलाएं सो रही थीं, लेकिन सब सीलमपुर में चक्का जाम सुनकर पूरी ताकत से उठ गईं और समर्थन में नारे लगा रही हैं। 23 फरवरी को एक और मैसेज फॉरवर्ड होता है जिसमें लिखा है, ऐतिहासिक भारत बंद की शुरुआत जाफराबाद सीलमपुर दिल्ली से कर दी गई है। दिल्ली के साथ जाफराबाद पहुंचे। आज संवैधानिक दायरे में रहते हुए पूरा भारत बंद किया जाएगा। भाजपा सरकार को बहुजनों की ताकत का एहसास करवाया जाएगा। दिल्ली दंगों की जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, वो ये कि दंगाइयों ने चुन चुन कर उन्हीं गाड़ियों में आग लगाई जिनके मालिक एक खास धर्म के थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो आज हमने आपके सामने रखी है, जो बड़ा खुलासा किया है, वो ये कि ये सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए हो रहा था, जिसमें व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल हुआ, ग्रुप्स बनाए गए। ये पहली बात। दूसरी बात, और पहली बात में ये भी बात शामिल कर लीजिए आप कि ये जो दंगों की योजना कई महीनों से चल रही थी। अब दूसरी बात है, आप बार बार जब कहते हैं कि धर्म को बीच में मत लाइए, लेकिन अब यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन गाड़ियों में ही आग लगाई गई जो गाड़ियां किसी खास धर्म के लोगों की थी। देश में जितने भी धार्मिक दंगे हुए हैं उनमें लोगों पर हमले का कारण उनका धर्म होता है, लेकिन दिल्ली दंगों में आरोपियों ने गाड़ियों का भी धर्म ढूंढ निकाला। दंगाइयों ने गाड़ियों का धर्म सबसे पहले चेक किया। कैसे चेक किया? पहले धर्म चेक किया कि इसका मालिक कौन है, ये देखा, और मालिक का धर्म क्या है पहले ये चेक किया। उसके बाद ये तय किया गया किस गाड़ी में आग लगानी है और किस गाड़ी को सुरक्षित छोड़ देना है। दंगाइयों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने से पहले ई वाहन ऐप का इस्तेमाल किया। एक ऐप होता है जिसका नाम है ई वाहन ऐप, जिससे अगर आप उस ऐप पर जाएं तो पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसकी है और किसके नाम पर है। तो ई वाहन ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की एक सर्विस होती है जिसके जरिए आप इंटरनेट या एसएमएस से ही ये पता कर लेते हैं कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सर्विस उसके पते की जानकारी भी देती है। दंगाइयों ने पहले ई वाहन सर्विस के इस्तेमाल से गाड़ियों के नंबर से रजिस्ट्रेशन की जानकारी जुटाई, ये चेक किया कि ये किसकी गाड़ी है। फिर धर्म के आधार पर गाड़ी को चुना गया और एक धर्म विशेष की गाड़ियों को जला दिया गया। लेकिन अगर किसी गाड़ी के मालिक का नाम उनके खुद के समुदाय से आता है तो दंगाइयों ने उन गाड़ियों को छोड़ दिया। यहां पर आज मैं धर्म का नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं बताना भी नहीं चाहता आपको कि किस धर्म की गाड़ियों को जला दिया गया और किस धर्म के लोगों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। आपके अपनी कल्पना शक्ति के ऊपर हम छोड़ देते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस धर्म के लोगों की गाड़ियां जली थी और किस धर्म के लोगों की गाड़ियों को छोड़ दिया गया। लेकिन दंगों के साइंस में, दंगों के इस विज्ञान में, दंगों के इस दंगा शास्त्र में यह एक नई चीज है जिसमें दंगाई ये चेक कर रहे हैं कि गाड़ी किसके नाम है और फिर यह देखकर कि गाड़ी का मालिक किस धर्म का है उसके हिसाब से तय किया जा रहा है कि गाड़ी जलेगी या गाड़ी बचेगी। सोचिए किस हद तक यह प्लानिंग की गई है। दिल्ली में भड़की हिंसा के लिए कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे तो कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इनमें हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जिन्होंने इस काम में, इस आग को फैलाने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई।
अभी हमने आपको बताया किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दंगे फैलाए गए थे। लेकिन सवाल सिर्फ दंगों का नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर फैल रहे समाज, संबंध और मर्यादाओं को तोड़ने वाली सोच का भी है। अब दुनिया के लिए समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि सोशल मीडिया से समाज की नेटवर्किंग हो रही है या फिर समाज और समुदायों को तोड़ा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में इस बात पर बहस छिड़ी है कि सोशल मीडिया मानवता के लिए वरदान है या फिर ये अभिशाप है। ये समाजों को जोड़ती है या ये समाजों को तोड़ती है। आज सोशल मीडिया एक वैचारिक नशा बनता जा रहा है जो किसी भी अफीम, चरस और गांजे के नशे से ज्यादा खतरनाक है। इस डिजिटल दुनिया को लेकर सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सोशल मीडिया को हम नियंत्रित कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया हम सबको नियंत्रित कर रहा है। रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके पास? सोशल मीडिया का यह डिलेमा, यह दुविधा हमारे वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर रही है। क्या सोशल मीडिया के वैचारिक प्रदूषण को देखते हुए अब उसके लिए गाइडलाइंस बनाने का समय आ गया है? यह एक बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी अब होनी ही चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि आजकल इंटरनेट पर जो पत्रकारिता हो रही है, जो वेबसाइट्स आ रहे हैं और वो वेबसाइट्स अक्सर फेक न्यूज फैलाते हैं, जो नए नए यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। आप जानते हैं इस देश में आज कोई भी व्यक्ति अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और उस यूट्यूब चैनल पर वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, कोई भी गलत जानकारी दे सकता है, कोई भी फेक न्यूज फैला सकता है। ऐसे लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक हमारे देश में नहीं है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि इन सब लोगों पर पहले हम लगाम लगाएं। नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दिल्ली में जिस समय प्रदर्शन चल रहे थे, उस वक्त बॉलीवुड के कुछ स्टार्स भी इसमें अपना रोल निभाने के लिए आ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, ये पूरा एक नकली माहौल सोशल मीडिया पर तैयार किया गया, व्हाट्सएप पर तैयार किया गया, उसके बाद ट्विटर पर इसे ट्रेंड करवाया गया, ट्विटर पर वीडियोस डाले गए, फेसबुक पर इसे ट्रेंड करवाया गया और आप सबको ऐसा बताया गया जैसे इस समय दिल्ली जल रही है और ये दंगे नए कानून के खिलाफ हो रहे हैं और देश की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। और ये जानबूझकर ऐसे समय पर किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में है, ताकि पूरी दुनिया की नजर उस समय इन दंगों पर चली जाए और यही हुआ। फिर पश्चिमी देशों का जो मीडिया है उसने इन दंगों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और बताया पूरी दुनिया को कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में ना तो दिल्ली पुलिस का कोई कंट्रोल है, ना भारत सरकार का कोई कंट्रोल इन पर है और देश की राजधानी, भारत की राजधानी इन दिनों जल रही है क्योंकि भारत सरकार ने एक गलत कानून देश में बना दिया है। यह पूरा नैरेटिव सेट किया गया। इसमें मदद की हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने। उन्होंने भी इन सारे दंगाइयों के ट्वीट्स को, इनके वीडियोस को जबरदस्त तरीके से आगे फॉरवर्ड किया। और हमारे ही देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इसमें अपनी पूरी सक्रिय भूमिका निभाई। आप सब लोग जो शायद उन दंगा प्रभावित इलाकों में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, आप सबको सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में देखकर ऐसा लगा कि अब तो पूरा देश जलने लगा है और पूरा देश सरकार के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है और यही ये दंगाई चाहते थे। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं ये जो दंगे थे ये भारत के पहले सोशल मीडिया दंगे थे जिनकी इंजीनियरिंग पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर की गई। इसलिए आगे से आप सावधान रहिएगा। और फिर इन्हीं दंगों के बीच में कुछ बॉलीवुड के स्टार्स भी आ गए, कुछ एक्टर्स भी आ गए और इन फिल्म स्टार्स ने उन लोगों का समर्थन करना शुरू कर दिया जिनके नाम आज दंगों की चार्जशीट में सामने आ रहे हैं। एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। वो उस समय जेएनयू पहुंच गई और आप जानते हैं जो जेएनयू के छात्र हैं, वहां के कुछ बुद्धिजीवी हैं, वो भी लगातार उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जो दंगा फैला रहे थे। जेएनयू वैसे भी देश विरोधी जो एक्टिविटीज हैं उनका केंद्र बना रहता है, इसलिए जेएनयू उस समय भी एक केंद्र बना हुआ था। जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के छात्र हैं ये सारे के सारे लोग दंगाइयों का समर्थन कर रहे थे और ऐसे में दीपिका पादुकोण जेएनयू के छात्रों के साथ पहुंच जाती हैं, वहां उनको अपना समर्थन देती हैं और कहती हैं कि वो दिल्ली में अपनी नई फिल्म जिसका नाम था छपाक, उस फिल्म का प्रमोशन करने आई हैं। अचानक जेएनयू में उन छात्र संगठनों के धरने में पहुंच जाती हैं जिन्हें पहले हम भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते हुए देख चुके हैं और फिर इन्हें अपना नैतिक समर्थन देती है और फिर उन्हीं के सामने ये सारे नारेबाजी वहां पर होती है, दीपिका पादुकोण के ठीक सामने, उनकी मौजूदगी में।
अब यही दीपिका पादुकोण आजकल बॉलीवुड के ड्रग्स के रैकेट में फंस गई है। बॉलीवुड में ड्रग्स की जो कहानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई थी, उसमें दीपिका पादुकोण अब तक का सबसे बड़ा नाम है। सूत्रों के अनुसार दीपिका पादुकोण को जल्द ही एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जांच में 28 अक्टूबर 2017 की एक व्हाट्सएप चैट मिली है। इस व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ बातचीत कर रही हैं। दीपिका करिश्मा से यह पूछ रही हैं कि क्या उनके पास ड्रग्स हैं। इस बातचीत में दीपिका हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। हैश का इस्तेमाल हशीश के लिए होता है। अगर दीपिका पादुकोण जांच के घेरे में आती हैं तो उनके खिलाफ ड्रग्स से जुड़ी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। ये बातचीत जो चल रही थी वो आज हमारे पास है, हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वही व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। और देखिए, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माल। क्या तुम्हारे पास माल है? अब देखिए, ये माल क्या हो सकता है, अब इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दीपिका पूछ रही हैं, क्या तुम्हारे पास माल है? व्हाट्सएप चैट में जो बातचीत चल रही थी, ये दीपिका पादुकोण के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। 28 अक्टूबर 2017 की सुबह 10:04 पर दीपिका पादुकोण करिश्मा को मैसेज भेजती हैं, क्या तुम्हारे पास माल है? 10:05 पर करिश्मा का जवाब आता है, मेरे पास है लेकिन घर में है और मैं अभी बैंड्रा में हूं। फिर करिश्मा लिखती हैं, क्या मैं अमित से बोलूं अगर तुम्हें चाहिए तो? अमित कौन है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 2 मिनट के बाद दीपिका पादुकोण का जवाब आता है, यस प्लीज। इस पर करिश्मा लिखती हैं, अमित के पास है, वो उसे लेकर पहुंच रहा है। फिर दीपिका लिखती हैं, हैश ना। अगले चैट में वो लिखती हैं, वीड यानी गांजा तो नहीं है। 10:14 पर दीपिका की मैनेजर करिश्मा लिखती हैं, तुम कितने बजे कोको आ रही हो? यहां हम आपको यह भी बता दें कि कोको बार मुंबई का एक पब है, एक बहुत मशहूर बार है, जहां पर अक्सर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं जिनमें फिल्म स्टार्स आते हैं। यहां की पार्टियों में ये सारी फिल्मी हस्तियां अक्सर देखी जाती हैं। करिश्मा के सवाल पर दीपिका पादुकोण जवाब देती हैं कि 11:30 या 12 बजे तक वो वहां कोको बार में पहुंचेंगी। जब हमने इसकी जांच की तो पाया कि ठीक इसी तारीख यानी 28 अक्टूबर 2017 की रात मुंबई के कोको बार में एक पार्टी हुई थी। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी आई थीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा आए थे और आदित्य रॉय कपूर भी यहां पर आए थे। खुद कोको पब ने इस पार्टी की तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की थी। इसी पार्टी में ड्रग्स का सेवन करने के लिए दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच बातचीत हुई थी। अब जो बाकी के फिल्म स्टार्स यहां पर आए हैं, इन्होंने भी ड्रग्स ली या नहीं, इसके बारे में हम पक्के तौर पर आपसे कुछ नहीं कह सकते। अब हम आपको बताएंगे कि उस पार्टी में और कौन कौन से एक्टर थे। उस रात कोको बार में दीपिका पादुकोण के साथ, जो हम बता चुके हैं आपको, सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर थे। अब देखिए कि इस पार्टी में हुआ क्या। हमने इन सबसे इनका पक्ष जानने की कोशिश की तो इनमें से किसी ने भी अपना पक्ष अभी तक जी न्यूज के सामने नहीं रखा। दीपिका पादुकोण से भी उनका पक्ष जानना चाहा हमने, लेकिन उन्होंने भी अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया है। असल में ये जो एक्टर हैं सारे, ये मीडिया से तभी बात करते हैं जब इनकी कोई फिल्म आने वाली होती है। जब इनकी फिल्म आने वाली होती है तब उसके प्रमोशन के लिए ये बाहर निकलते हैं और सिर्फ तभी बात करते हैं, और उस समय भी ये सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं और किसी बारे में नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि दीपिका पादुकोण ने जो बातचीत की है उसके बारे में कानून क्या कहता है। नारकोटिक्स एक्ट 1985 की धारा 8C के अनुसार जानबूझकर ड्रग्स की खरीदारी करना या इस्तेमाल करना अपराध है। इस धारा के सेक्शन 22 के अनुसार ड्रग्स की कम मात्रा रखने पर 1 साल और ज्यादा मात्रा रखने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। यहां पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताने वाले हैं कि दीपिका पादुकोण कैसे ड्रग्स को छिपाने के लिए डिप्रेशन का इस्तेमाल कर रही थी। आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोग दीपिका को फॉलो करते हैं। दीपिका अक्सर डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करती रही हैं। वो ये भी कहती रही हैं कि वो खुद डिप्रेशन का शिकार थी।
और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद उन्होंने डिप्रेशन का इलाज क्या ढूंढा? शायद ये ड्रग्स। दीपिका ने आपको यह तो बताया कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी थी, वो डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन दीपिका ने आपको यह नहीं बताया कि इस डिप्रेशन की वजह से वो ड्रग्स ले रही थी। इसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो डिप्रेशन के बारे में खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि किसी जमाने में वो खुद भी डिप्रेशन के शिकार रह चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से वो डिप्रेशन के इलाज की एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, यानी मेंटल हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। और मेंटल हेल्थ पर जितने भी सेमिनार्स होते हैं या कोई कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें अक्सर दीपिका को बोलने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने एक फाउंडेशन भी बनाया था जो डिप्रेशन के मरीजों की सहायता करता था। दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और देश के बहुत सारे युवा उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। फेसबुक पर दीपिका पादुकोण के 3 करोड़ 30 लाख फैंस हैं। ट्विटर पर उनके 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोचिए कितना प्रभावशाली ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट है। करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इनके फैंस हैं, करोड़ों लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और इनके फॉलोअर्स की जो संख्या है ज्यादातर वो युवा हैं। जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी आदर्श और उनकी पसंदीदा अभिनेत्री ड्रग्स लेती हैं, ड्रग्स के बारे में पूछती हैं,
तो उन पर क्या असर होगा। यही कारण है कि हम आपसे बार बार कहते हैं, खासतौर पर इस देश के युवाओं से, कि पर्दे के नायकों को अपना रोल मॉडल मत बनाइए। वो सिर्फ एक्टर्स हैं और उन्हें एक्टर की तरह ही मानिए, क्योंकि ये एक्टर्स सिर्फ पैसों के लिए एक रोल निभाते हैं, जो रोल इन्हें कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर निभाने के लिए कहता है। जरूरी नहीं है कि वास्तविक जीवन में भी ये वैसे ही हो जैसे रोल ये बड़े पर्दे पर निभाते हैं। दीपिका पादुकोण को सिनेमा के पर्दे पर आपने अच्छी अच्छी बातें करते हुए देखा है, एक आदर्श महिला के तौर पर आपने देखा है, एक आदर्श लड़की के तौर पर, एक आदर्श छात्र के तौर पर आपने देखा होगा, एक आदर्श युवा के तौर पर आपने देखा होगा। लेकिन वो निजी जीवन में क्या करती थी या क्या करती हैं, ये उनकी व्हाट्सएप चैट से आज आप सबको पता चल गया होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका भी उन लोगों में से थीं जो इसे डिप्रेशन का मामला बता रही थी। दीपिका ने ड्रग्स को डिप्रेशन में बदल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट लिखे जिनके जरिए वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सुशांत डिप्रेशन में थे और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन अब दीपिका से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके लिए डी फॉर डिप्रेशन है या डी फॉर ड्रग्स है। और यह भी हो सकता है कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया दुनिया भर के सामने डिप्रेशन का, और यह कहा कि वो खुद डिप्रेशन की शिकार थी, तो क्या डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने ड्रग्स का रास्ता चुना? और वो देश के करोड़ों युवाओं को भी यही कहना चाहेंगी कि अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएं तो उन्हें ड्रग्स के जरिए डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में आज आपने देखा होगा अलग अलग मुद्दों पर सेमिनार्स होते हैं, हमारे देश में लीडरशिप समिट्स होते हैं, हमारे देश में अलग अलग मुद्दों पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। उन सब जगहों पर ऐसे फिल्म स्टार्स को बुलाया जाता है और उनसे देश के बारे में पूछा जाता है, देश का भविष्य क्या होगा उसके बारे में पूछा जाता है, देश के युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इन सब लोगों को बुलाया जाता है। वो इसलिए बुलाया जाता है कि ये उन कॉन्फ्रेंसेस की स्टार अट्रैक्शन बन सकें। इसके जरिए उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, माफ कीजिएगा, उन बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में और उन सेमिनार्स में एक आकर्षण पैदा हो, ये स्टार अट्रैक्शन बने और फिर लोग उन्हें देखें। और फिर ये सारे लोगों से हमारे देश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय क्यों नहीं देते, ये चुप क्यों हैं, ये चीन के ऊपर बोलते क्यों नहीं, ये कश्मीर के ऊपर बोलते क्यों नहीं, ये पाकिस्तान के ऊपर बोलते क्यों नहीं, ये धारा 370 पर कुछ क्यों नहीं बोलते, ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कुछ बोलते क्यों नहीं। आपने देखा होगा सारे लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कुछ बोलते नहीं है। लेकिन आज आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि इन्हें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें हमारे देश के मुद्दों के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं और आपको भी इनसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये ऐसे मुद्दों के बारे में, जिनके बारे में बहुत जानकारी पहले चाहिए होती है, उनके बारे में ये अपना मुंह खोलें। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज के साथ एक बैठक की और उत्तर प्रदेश में एक हाईटेक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। यानी अब मुंबई की तरह यूपी में भी, नोएडा में भी एक फिल्म सिटी बनेगा। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन देने की अनुमति दी है। इस इलाके में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही बन रहा है और इस जगह के पास ही फॉर्मूला 1 का भी एक रेसिंग ट्रैक है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों और हरियाणा से ये जगह बहुत दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने का फैसला क्रांतिकारी है, क्योंकि जब भी हम हिंदी फिल्म उद्योग की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है बॉलीवुड। फिल्मों के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बॉलीवुड की तमाम फिल्में जहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती हैं वो भारत के हिंदी भाषी राज्य और प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। यहां सब जगह हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, बिहार। लेकिन इन्हीं राज्यों से सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई प्रतिभावान कलाकार मुंबई में जाता है तो वहां उसे बाहरी व्यक्ति करार दे दिया जाता है। उसे कहा जाता है ये तो बाहर का व्यक्ति है, क्योंकि मुंबई की इस फिल्म इंडस्ट्री पर कुछ परिवारों ने ही कब्जा कर रखा है। वही फिल्में बनाते हैं और उनमें से उनके बेटी या बेटे या पसंदीदा लोग ही एक्टिंग करते हैं। जिन हिंदी भाषी प्रदेशों के लोगों के दम पर उन्होंने अपने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर रखे हैं, उन्हीं हिंदी भाषी प्रदेशों के कलाकारों के साथ मुंबई के फिल्म उद्योग में जो व्यवहार होता है वो किसी से छिपा नहीं है।
यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के छोटे छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर हजारों नौजवान मुंबई जाते हैं, लेकिन इन नौजवानों को मुंबई का बॉलीवुड गैंग स्ट्रगलर या आउटसाइडर या बाहरी कहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड ने आज जो मुकाम हासिल किया है उसमें उन लोगों की मेहनत भी शामिल है जिन्होंने इस सब के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये लोग खुद भले ही स्टारडम ना पा सके हों या किसी कैंप का हिस्सा ना बन पाए हों, लेकिन ये लोग आज भी अपने अपने शहरों के हीरो हैं। बॉलीवुड में कब्जा जमाए लोग हिंदी भाषी प्रदेशों से आए कलाकारों के योगदान को कभी सम्मान नहीं देते, उल्टा उन पर ही थाली में छेद करने के आरोप लगा देते हैं, जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले जया बच्चन ने किया था। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि मुंबई हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों का भी केंद्र है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब तमिल फिल्मों का केंद्र तमिलनाडु है, तेलुगु फिल्मों का केंद्र हैदराबाद है, पंजाबी फिल्मों की ज्यादातर फिल्में पंजाब में बनती हैं, तो फिर हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में क्यों है, महाराष्ट्र में क्यों है, दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, पटना में या भोपाल में क्यों नहीं है? आज स्थिति यह है कि मुंबई में बनने वाली ज्यादातर हिंदी फिल्मों की शूटिंग दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरों में होती है। कलाकार भी उत्तर भारत के ही होते हैं, कहानियों की पृष्ठभूमि भी उत्तर भारत की ही होती है, बाजार भी उत्तर भारत का ही होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि हिंदी फिल्म उद्योग अब दिल्ली या किसी आसपास के इलाके में शिफ्ट हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? यानी पूरा की पूरा बाजार, पूरे के पूरे कलाकार, कहानी, शूटिंग सब कुछ उत्तर भारत में हो रहा है, लेकिन यह सब कुछ बनता है महाराष्ट्र में। और अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि हिंदी फिल्म उद्योग महाराष्ट्र में क्यों है? तो आज आपसे हमारा सवाल यह है, आप भी इसके बारे में सोचिएगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिसे आप बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं, ये महाराष्ट्र में क्यों है? आज भी कंगना रनौत जैसी एक कलाकार जो कि मनाली में रहती है, हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है, अगर एक दिन वो ये तय करती है कि उसे कलाकार बनना है, उसे एक्टर बनना है, तो उन सबको ये कहा जाता है कि अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपको डायरेक्टर बनना है, अगर आपको राइटर बनना है, अगर आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, तो इस सब के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई सपनों का शहर है। मुंबई ही आपको फिल्म स्टार बना सकता है। और ये सारे के सारे कलाकार, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हों, बिहार में पैदा हुए हों, ये सब मुंबई जाते हैं फिल्म स्टार बनने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार में पैदा होकर मुंबई गए और वहां पर उन्होंने फिल्म स्टार बनने की कोशिश की और बन भी गए थे। लेकिन इन सब लोगों को आपने देखा होगा आउटसाइडर माना जाता है। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में होनी चाहिए या फिर उत्तर भारत के किसी राज्य में होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपना नया कदम उठाया है और अब फिल्म सिटी जो है एक नई, वो नोएडा में बनेगी। और उम्मीद ये की जाएगी कि उत्तर भारत के जो तमाम लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, वो नोएडा में बैठकर ही उतनी ही अच्छी फिल्म बना पाएं जितनी की महाराष्ट्र के मुंबई में बैठकर वहां के लोग बनाते हैं। यानी एक और फिल्म इंडस्ट्री अब नोएडा में बनकर तैयार हो जाएगी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। इसका मतलब है कि क्षमा करना उसी व्यक्ति को शोभा देता है जो सजा देने की भी ताकत रखता हो। दिनकर के अनुसार यदि कोई जहरीला सांप किसी की गलती को माफ कर दे तो उसे असली माफी मानना चाहिए। उस क्षमा का कोई मतलब नहीं जो कोई कमजोर व्यक्ति किसी को देता है या करता है। लेकिन दिनकर की इन बातों को शायद विपक्षी दलों के नेता समझ नहीं पाए। कल राज्यसभा में हुई हंगामे की तस्वीरें दिखाकर हमने महात्मा गांधी के आदर्शों को भूल चुके विपक्षी नेताओं के शर्मनाक व्यवहार को आपको दिखाया था। और आज संसद भवन परिसर से आई तस्वीर में आप असली गांधीवाद का दर्शन कर पाएंगे। आज सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश खुद विपक्ष के 8 निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंचे। सुबह की चाय अपने घर से लेकर इन 8 सांसदों को राज्यसभा से कल 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये निलंबित सांसद इन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया और कल से ही ये संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास रात भर धरने पर बैठे रहे।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी इन सांसदों के साथ बैठे और अपने घर से लाई हुई चाय इन्होंने इन सांसदों को पिलाई। हैरानी की बात यह है कि कल इन सांसदों ने राज्यसभा में हरिवंश को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका अपमान किया था, उनके साथ बदतमीजी की थी। इसके बावजूद आज सुबह वो खुद इन सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे। उनका ये कदम भारत के लोकतांत्रिक संस्कारों को दर्शाता है। हालांकि हैरानी की बात यह भी है कि विपक्षी सांसदों ने इस चाय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उनकी चाय स्वीकार नहीं की। इसीलिए मैं नथिंग पॉसिबल the rules were not followed that day. The rules were not followed that day. उसके लिए आपको not followed that day. The rules were not followed that day. सर मैं अभी कुछ बारे में बात करने दूंगा। The rules were not followed that day. And the rules were not followed that day. And now the BJP is making this into a Bihar election issue. This is not done. They cannot use your post. They cannot use your post to make it into a Bihar election issue. आज हरिवंश ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास गांधी जी के आदर्शों का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो चाहते तो इन सांसदों के पास नहीं भी जा सकते थे, उनको चाय नहीं भी पिला सकते थे, जबकि उन सांसदों ने ठीक यही किया। उन्होंने अब भी चाय पीने से इनकार कर दिया और आज हरिवंश ने दिखा दिया कि दोषी ठहराए गए सांसदों से उनकी कोई निजी शत्रुता नहीं है। सभी धर्मों में क्षमा को श्रेष्ठ गुण बताया गया है और आज संसद भवन परिसर में हरिवंश ने इसी धर्म का पालन किया है। उपसभापति हरिवंश ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ उससे वो बहुत आहत हैं और एक दिन का उपवास रख रहे हैं। आज कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है और उन्होंने अपनी कविता, कल उनका जन्मदिन है और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता रश्मि रथी में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने जीवन में एक और जन्म लेता है, इसलिए किसी भी मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से किया जाना चाहिए। आप चाहें तो आज की इन तस्वीरों में हरिवंश के आचरण को लेकर उनसे सीख ले सकते हैं और इन्हें अपना नायक बना सकते हैं। हालांकि इस गांधीवादी रवैये के बावजूद विपक्ष के रवैये में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। आज कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने राज्यसभा के बहिष्कार का फैसला लिया और विपक्ष की अनुपस्थिति में आज राज्यसभा में 7 बिल पास हो चुके हैं। विपक्षी दलों के मुताबिक लोकसभा का बहिष्कार सिर्फ आज के लिए किया गया है और सरकार का जवाब मिलने के बाद वो आगे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर फिर फैसला करेंगे। और अब आज का सवाल, आपने जासूसी किरदार ब्योमकेश बख्शी का नाम जरूर सुना होगा। आपको आज ये बताना है कि ब्योमकेश बख्शी की रचना किस लेखक ने की थी। आप रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय
समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, 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 I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती,
समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी, रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती,
समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में आज ही के दिन सीज फायर की घोषणा की गई थी और अगले दिन यानी 23 सितंबर को यह युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध में भारत की सेना ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया था। भारत ने इस युद्ध में 1900 वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तानी इलाका जीत लिया था। इस युद्ध में भारत के 97 टैंक्स नष्ट हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 497 टैंक्स ध्वस्त कर दिए गए थे और पाकिस्तान के करीब 5800 सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए। ईरान और इराक के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद वर्ष 1980 में आज ही के दिन सद्दाम हुसैन ने ईरान के तेल उत्पादक क्षेत्र खुजेस्तान पर हमला कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक लंबा युद्ध शुरू हुआ। वर्ष 1980 से लेकर 1988 तक ये युद्ध चलता रहा और यह युद्ध 20वीं सदी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था, जिसमें दोनों देशों के करीब 1 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। वर्ष 1791 में आज ब्रिटिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट माइकल फैराडे का जन्म हुआ था। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटरी डिवाइसेस पर उनके शोध के आधार पर ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की नींव रखी गई। उन्होंने दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था। फैराडे ने बेंजीन नामक केमिकल की खोज की थी। यहां तक कि वर्ष 1824 में पहले रबर बलून को भी फैराडे ने ही अपने शोध के लिए बनाया था। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैराडे की एक तस्वीर अपनी स्टडी वॉल पर प्रेरणा के लिए लगाई हुई थी। बांग्ला साहित्य के जाने माने लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय का निधन वर्ष 1970 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने बांग्ला साहित्य को कई यादगार उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक दिए हैं। उन्हें खास तौर पर अपने जासूसी किरदार ब्योमकेश बख्शी की रचना के लिए याद किया जाता है। वर्ष 1932 में उन्होंने पहली बार ब्योमकेश बख्शी का परिचय दुनिया से करवाया था। वर्ष 1993 से 1997 तक दूरदर्शन पर ब्योमकेश बख्शी नाम का एक धारावाहिक भी प्रसारित हुआ था और लॉकडाउन के दौरान इसका प्रसारण फिर से किया गया था। वर्ष 2011 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी का निधन हुआ था। उन्हें टाइगर पटौदी भी कहा जाता था। 21 वर्ष की उम्र में वो दुनिया के सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बन गए थे और वर्ष 1968 में उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी जमीन पर अपना पहला टेस्ट मैच और पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। उन्हें उनके समय में दुनिया का बेस्ट फील्डर माना जाता था। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 1967 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आज वर्ल्ड कार फ्री डे है। वर्ष 1997 में ब्रिटेन में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। दुनिया के कई देशों में इस दिन लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते और कहीं जाने के लिए, किसी भी जगह पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का प्रयोग करते हैं। इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम रहता है और पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ता है। वर्ष 2000 में पूरे यूरोप में इसे एक कैंपेन की तरह लॉन्च किया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।